सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अभी आपने देखा 24 तारीख को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है और उसके धड़ाधड़ तुरंत बाद में आपका एसएससी एमटीएस 2024 का भी नोटिफिकेशन फाइनली आ जाता है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम अपने आप में काफ़ी बड़ा एग्जाम है, क्योंकि ये वो एग्जाम है जहाँ पे बच्चा सबसे पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस एग्जाम को 10th पास सभी बच्चे दे सकते हैं। क्या इसकी एज लिमिट है? कहाँ पे इसमें फिजिकल की ज़रूरत होती है, कहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ को आज डिटेल में जानेंगे। फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको जिनको तैयारी में ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे। किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसकी कट ऑफ लगती है, वो सब भी हम जानेंगे। बाकी भाई जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हर जगह कंप्लीट डिटेल आपको जानने को मिलेगी। इसी प्रकार से मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिटेल की भी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देखें। अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में किसी भी पोस्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की 12 घंटे की वीडियो भी रिसेंटली अपलोड करी है। अगर आपको इंग्लिश से बिल्कुल नफरत है, मान लीजिए आप एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आपको इंग्लिश आती ही नहीं, कतई नहीं आती, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीख पाएं, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार उस 12 घंटे की वीडियो को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके ज़रूर देखें। 11 घंटे 36 मिनट की वो वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो एसएससी एमटीएस सबसे पहले जानेंगे मेरे भाई वैकेंसीज कितनी हैं। वैकेंसीज हैं 8326, यानी 8326। अपने आप में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, क्योंकि अगर आप पिछले सालों की कुछ वैकेंसीज को देखो तो पहले इसी में देख लेते हैं। 8326 में से 4887 एमटीएस की हैं और ये एक हवलदार की पोस्ट है। दोनों पोस्ट होती है, दोनों ही पोस्ट ठीक हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से सिलेक्शन लेके एक नौकरी पक्की करके फिर हमें आगे की तैयारी करनी है, आगे सीजीएल देना है या आपको सीपीओ देना है या आप इवन और भी कोई बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी जॉब है। ये एमटीएस की जो जॉब है देखने में कैसी भी लगे, लेकिन फैक्ट की बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पढ़ने लिखने का टाइम आपको मिल जाता है। खास करके अगर जॉब हवलदार वाली हो तो पढ़ने लिखने का ठीक ठाक टाइम आपको मिल जाता है। तो ये दोनों ही जॉब्स अच्छी हैं, आप ले सकते हैं। ठीक ठाक आपकी सैलरी मिल जाती है और आपके सारे खर्चे चलते रहेंगे। एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाती है और उसके बाद में आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट जॉब के साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो आप उनकी तरह यहाँ पे एक सरकारी नौकरी के साथ में भी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। सो एमटीएस को इसीलिए थोड़ा सा आप सीरियसली ले सकते हैं। बेशक चाहे आपका गोल जीवन में इंस्पेक्टर बनना है, चाहे आपका गोल जीवन में आईपीएस बनना है, लेकिन अगर आप अभी उन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप एमटीएस को टारगेट करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वैकेंसीज क्यों मैं ठीक बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2022 की तो 12,523 वैकेंसीज थी। 2022 तो अलग प्रकार का एक बोनेंजा था, जहां पे हर एक एग्जाम में वैकेंसीज थी। जहां पे सीजीएल के अंदर भी 36,000 वैकेंसीज आपकी आई थी। उसके बाद में 2023 में हर एग्जाम में वैकेंसीज अचानक से डाउन गई और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा वो फर्क पड़ा आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम पे, जहां पे वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ 1778 थी। और उन 1778 में से भी जो फिल की गई वो आपकी 1558 थी, यानी कि सिर्फ इतनी ही फिल की गई, बाकी की वैकेंसीज को खाली छोड़ दिया गया। लेकिन फाइनली 2024 में फिर से अच्छा नंबर आया है एक वैकेंसीज का, और वो है आपका 8326। बढ़िया वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट से कट ऑफ लगती है, हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, क्योंकि तैयारी करने से ज़्यादा ज़रूरी है अभी फॉर्म भरना भी। फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कहीं देरी हो जाए। तो एप्लीकेशन आपके कल से बिगिन हो चुके हैं 27/6/2024 से। कब तक चलेंगे जी? आपकी लास्ट डेट जो है वो 31/7/2024 दी गई है। करेक्शन की जो डेट दी गई है, मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, आपसे कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ दिक्कत हो गई है, तो 16 और 17 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हैं रात्रि 11 बजे तक। ये सारी डेट्स हैं, 12 तक नहीं होती है, रात्रि 11 बजे तक होती हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका कब होगा? तो एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में बोला गया है। जैसे कि आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम एसएससी सीजीएल का है, तो उसके जस्ट बाद में आपका किसका हो जाएगा? एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो सीजीएल के आगे ही आपका इसका एग्जाम है। एप्लीकेशन जो फीस रहती है, जैसे कि एसएससी के लगभग हर एग्जाम में होती है, 100 रुपये यहाँ पे फीस है। सारे फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों उनको एग्जेम्पशन है, उनको कोई पैसा नहीं देना है, और एससी एसटी को कोई पैसा नहीं देना है, तो इनके लिए फ्री होता है। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इन तीनों के लिए 100 रुपये की आपकी फीस रहती है। ठीक है,
इसके अलावा बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन कहते हैं। मैट्रिकुलेशन का बेसिक मतलब यह है कि 10th क्लास आपको चाहिए। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप आसानी से आगे अपना फॉर्म भर सकते हैं। 10th कहाँ से कर रखी है, कोई भी ऐसा बोर्ड हो जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके द्वारा आपने अगर 10th कर रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने परसेंटेज चाहिए 10th में, ऐसा कोई इसमें मापदंड नहीं है कि आपको इतने परसेंट। अगर आप पास हो रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। आपको किस डेट से पहले पास होना चाहिए, तो 1/8/2024 से पहले आपका पास होना जरूरी है। हालांकि इतनी लेट कभी भी 10th के रिजल्ट्स आते नहीं है, तो वो भी इश्यू आपके लिए नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन में ये इश्यू आता है, ये डेट वाला कि किस डेट से देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेकिन कोई इश्यू नहीं होगा, आपके 10th के सबके रिजल्ट पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की मेरे भाई, तो एमटीएस के लिए एज लिमिट अलग है और हवलदार के लिए एज लिमिट अलग है। एमटीएस के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, और किस डेट से काउंट करी जाएगी, तो 1/8/2024 को। 1/8/2024 को आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन वगैरह को, इन सबको बेसिकली जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो भी आपके अदर कोटा भी हैं, ठीक है, उन सबको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। यानी कि कैंडिडेट जो है वो 2/8/1999 से पहले जन्म नहीं हो और आपका 1/8/2006 के बाद का जन्म नहीं हो एमटीएस के लिए। अगर हम बात करते हैं हवलदार के लिए, तो 18 से 27 साल का यहाँ पे आपको मिलता है। यानी कि 1/8/2024 को 18 से कम नहीं हो और 27 से ज़्यादा नहीं हो। तो कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर, यानी कि 1997 से पहले का जन्म नहीं हो और आपका 2006 के बाद का जन्म नहीं हो, तो इस प्रकार से आपकी ये एज लिमिट दी गई है। अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों को रिलैक्सेशन मेजर हम मानते हैं। 3 साल का ओबीसी के लिए है और 5 साल का एससी एसटी के लिए। बाकी सभी कैटेगरीज का आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट ssc.gov.in, इस पर आपका नोटिफिकेशन अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स आपके कौन से लगते हैं, तो आपको पता ही है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। अब कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस आपका पुराना हमारे पास तो है बेटा जी, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, अभी आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 मतलब 24-25 वाला, इस फाइनेंशियल ईयर का ही चाहिए। यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका ईडब्ल्यूएस आपका बना हुआ होना चाहिए, पुराना ईडब्ल्यूएस आपका नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, ओबीसी, एससी और एसटी, आपका जो सर्टिफिकेट है, पहली बात सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यानी कि ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो स्टेट के नहीं चल पाएंगे, सेंटर के चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बने हुए होने चाहिए। आप मान लीजिए यूपी से हैं, यूपी से आपने जाति प्रमाण पत्र बनवा रखा है, या आपने यूपी से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो वो नहीं चल पाएगा। सेंटर के अलग बनते हैं और स्टेट के अलग बनते हैं। जब आप बनवाएं सर्टिफिकेट तो वहाँ पे ये बात उसको बोलें अच्छे से कि हमें सेंटर का बनवाना है, ठीक है। तो सेंटर के सर्टिफिकेट्स बनवाएं। ओबीसी, एससी और एसटी, ये 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 3 साल से पुराना है तो आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये कब के बाद का नहीं हो, 27/7/2024, या फिर आप 31/7/2024 मान के चलें, क्योंकि लास्ट डेट 31/7 है, 27 नहीं। तो 31/7/2024, इसको 31 मान लेना, 27 लिख दिया गलती से, है ना। 31/7/2024 से बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, उसके बाद का नहीं चलेगा और 3 साल से पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी बातें हैं। कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ज़्यादातर जीएसटी के डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जो कि अब देखो एमटीएस में एक चीज़ और होती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इनकी एक सिंगल कट ऑफ आती है। लेकिन एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वहाँ पे आपकी जोन वाइज कट ऑफ आती है, स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। तो जिस जगह की जो वैकेंसीज हैं, जैसे दिल्ली की वैकेंसीज 5 हैं तो इसके हिसाब से अलग कट ऑफ लगेगी। जैसे चेन्नई में 56 वैकेंसीज हैं, इनकी अलग कट ऑफ लगती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जोन वाइज आपकी अलग अलग कट ऑफ आती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए एमटीएस का कट ऑफ एनालिसिस करना ही अपने आप में एक टास्क होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ लगती हैं, ये सारे डिपार्टमेंट एमटीएस वाले यहाँ पे दे रखे हैं आपके सामने। इसके अलावा अगर भाई हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है, तो पहली बात तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, टियर 1। इसमें मेंस जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। टियर 1 के एग्जाम में 2 सेशन होते हैं, एक सेशन 1 होता है और एक सेशन 2 होता है। सेशन 1 जो है 45 मिनट का होता है और उसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन
3 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पे आपके बेसिकली कितने 60 नंबर का मैथ्स है, 60 की रीजनिंग है, तो टोटल 120 नंबर है। लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कट ऑफ फाइनल इसके आधार पर नहीं बनती है। अब क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये भी मत समझ लेना कि 33% नंबर लाने हमें, तो नहीं, इसकी कट ऑफ जरूर बनती है लेकिन वो फाइनल कट ऑफ नहीं है, सिलेक्शन उसके बेस पे नहीं है। सिलेक्शन किसके बेस पे है? तो सिलेक्शन आपका बेस पे है जनरल अवेयरनेस यानी जीए और इंग्लिश के बेस पे है। तो इंग्लिश को लेके विशेष तैयारी करनी है, क्योंकि जीएस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। जीएस में पता नहीं चलता है कि कब आपके मार्क्स कम रह गए और कब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा तो बहुत कम ही आते हैं, बहुत रेयर ऐसा है, लेकिन कई बार तो आपके देखोगे बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई करी तो 75 में से आप 60 नंबर भी मार रहे हो, 65 भी मार सकते हो, और किसी ने अच्छी पढ़ाई करी 70 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी मिलेगा कि 75 में से नंबर रह गए जी 15। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस अनप्रेडिक्टेबल चीज को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने बढ़िया से तैयारी करी है तो आप 75 में से 75 मारोगे सीधे। तो अगर आपको बढ़िया से तैयारी करनी है तो सोर्स आपके लिए क्या रह सकता है? एक आपकी इंग्लिश रामबाण किताब, जो कि अभी फ्लिपकार्ट वगैरह पर अवेलेबल है, हालांकि अभी आजकल के लिए आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे स्टॉक आ जाएगा अवेलेबल हो जाएगी किताब। बाकी आप ऑफलाइन मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं, जो ऑनलाइन का आपका प्राइस है उससे भी कम प्राइस पे आपको हर जगह हर ऑफलाइन स्टोर पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पा रही है आप फोटो दिखा देना बुक का, ठीक है? बुक का फोटो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कहाँ पे है, कौन सी बुक की मैं बात कर रहा हूँ। तो बुक का जैसे ही आप फोटो दिखाओगे आप कहना कि भैया ये वाली बुक हमें मंगा दीजिए, वो आपके लिए मंगा देंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर क्लासेस के थ्रू, तो इंग्लिश के लिए मेरे भाई इंग्लिश का वीओडी बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश का वीओडी बैच आप आज ही ले लें। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इंग्लिश का वीओडी प्लस में इंग्लिश रामबाण, अगर इन दोनों से आप तैयारी करते हो तो भाई 75 में से 75 नंबर लाके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो, ठीक है? तो इंग्लिश वीओडी और इंग्लिश रामबाण, इन दोनों की मदद से आप अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर कर सकते हो, आपकी एक सीट पक्की हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, इंग्लिश पर विशेष फोकस है। बाकी अगर आपको और लाइव क्लासेस की मदद से पढ़ना या कुछ भी है तो सुबह सुबह 8 बजे आपकी वोकैबुलरी की क्लास लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, रैंकर्स गुरुकुल पे चल रही होती है। बाकी रात को 10 बजे प्रैक्टिस वगैरह करा रहे होते हैं, तो आप वहाँ भी ज़रूर अपना देख सकते हैं, ठीक है? इस सेक्शन के लिए भी 45 मिनट आप पे होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आपके पास में होते हैं। इसमें टाइम का कभी इशू नहीं रहता, टाइम का इशू यहाँ पे रहता है थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी मेरे भाई फिजिकल टेस्ट भी होता है आपका, और पहले बता देता हूँ फिजिकल जो होता है आपका सिर्फ हवलदार के लिए होता है, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल आपका नहीं होता है। एमटीएस सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बन जाती है, लेकिन हवलदार की जो पोस्ट है उसके लिए फिजिकल, और फिजिकल भी इतना नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। अगर हम हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, हालांकि रिलैक्सेशन मिल जाता है जो आपके घरवाली, मतलब घरवाली नहीं, घड़वाली जिनको बोलते हैं, आसामी हैं, गोरखा हैं, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं अलग, उनके मेंबर्स को। चेस्ट 81 चाहिए फुली एक्सपेंडेड, जिसमें 5 आपका यानी कि 76 और 81 का चाहिए, बिना एक्सपेंड करे 76 और एक्सपेंड करने के बाद में 81, ठीक है? इसके अलावा फीमेल के लिए हाइट 152 चाहिए, ठीक है, और वेट इनके लिए 48 kg चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी इनकी थोड़ी सी रनिंग भी होती है, रनिंग क्या, वॉकिंग होती है बेसिकली, ठीक है? वॉकिंग होती है, मेल को 1600 मीटर वॉक करना है 15 मिनट में, ठीक है, और फीमेल को 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में। चलते चलते वो कहते हैं ना, चुगली करते करते निकल जाएगा ये तो, है ना? जोक्स अपार्ट, आगे देखेंगे। तो फिजिकल टेस्ट बहुत इजी है, जैसे सीजीएल में होती है ना कुछ कुछ पोस्ट में, वैसा ही है यहाँ पे भी। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए मेरे भाई? सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अब तक कोई फॉर्म एसएससी की वेबसाइट पर नहीं भरा है, अगर आपका ये पहला फॉर्म है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बहुत अटमोस्ट केयर रखनी है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, आप एक बार सर्च करोगे OTR बाई प्रशांत सर, आपको एक वीडियो मिलेगी कि कैसे करें रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल दे रखी है, आप सारा का सारा वीडियो देखिए और उस हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल कर लीजिए, ठीक है? तो OTR की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है। उसके अलावा मेरे भाई फिर आपको जब OTR आपका हो जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर आपको बेसिकली अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है किस पर, फोटो पे। यहाँ पे एसएससी ने बार बार बोल्ड करके ये चीज़ लिखी गई है कि एप्लीकेशंस विद इनएप्रोप्रिएट फोटोग्राफ्स, यानी कि ऐसे फोटोग्राफ्स जो इनएप्रोप्रिएट हैं, और ब्लर्ड सिग्नेचर या बहुत छोटे सिग्नेचर जो होंगे उनको मान्य नहीं किया जाएगा, उनको एकदम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़िए, मैं आपको कुछ कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ। लाइव फोटो आजकल चलता है, आपको अपलोड नहीं करना होता है। पहली बात, जैसे ही आप फॉर्म भर रहे होगे तो लाइव फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वेब कैम यूज़ कर सकते हैं या एसएससी ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फोटो लेंगे तो पहली बात ये काम आपको नहीं करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से कैमरा लेंगे और ऐसे फोटो लेंगे। ऐसे फोटो लेने में ना आपको सेल्फी वाला फील आ जाएगा। सेल्फी वाला फील नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, आप अपना यार दोस्त प्यार परिवार जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, आप उससे कहिए कि वो आपका फोटो क्लिक कर ले। फोटो यहाँ तक होना चाहिए लगभग आपका, यहाँ से ज़्यादा इतना नहीं कि पूरा फोटो ले लो। ठीक है, तो पहले तो यहीं तक हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी शर्ट भी दिखनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ गर्दन गर्दन आपकी दिख रही है यहाँ तक, नहीं, थोड़ी सी शर्ट भी आनी चाहिए। जो शर्ट आपकी है वो बेसिकली अगर वाइट बैकग्राउंड है तो डार्क शर्ट पहन लेना, अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो थोड़ा लाइट शर्ट पहन लेना। ठीक है, जिससे कि क्लैरिटी अच्छे से आती है। बाकी वाइट बैकग्राउंड पे ऐसी शर्ट बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, वैसा कर लेना। बैकग्राउंड जो है कोशिश करना पीछे फोटो वोटो ना लग रहे हो। मैं अभी यही देख रहा था, एक लड़के ने पीछे बहुत सारे फोटोज टंगे हुए हैं और उसके आगे खड़े होकर फोटो ले रहा है, वो रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है कि रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका जो कैमरे का लेवल है वो एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए, यानी कि आपकी आंखों के जस्ट सामने। तो कैमरे का लेवल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, आंखों के लेवल में आ गया, आपको सीधे खड़े रहना है। आपको चश्मे टोपी वोपी ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पहनना है फालतू, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं पहननी है। चश्मा कोई भी नहीं लगाना, आपका टेस्टेड चश्मा है या कैसा भी है, कुछ भी नहीं लगाना आपको, है ना। तो सीधे खड़े रहना है, दोनों कान आपके दिखने चाहिए, स्ट्रेट आपका फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, गर्दन टेढ़ी वेढ़ी कर रखी है, या यूं देख रहे हैं या इधर देख रहे हैं। कैमरे में देखना है, जो कैमरे का लेंस होता है उस पर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। ठीक है, कैमरे पे के लेंस पे आपको नज़र बनाए रखनी है। कई बार हम फोटो लेने में इधर उधर देख रहे होते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। तो फोटो अच्छा आना चाहिए। तो फोटो के बारे में यही चीज़ें दे रखी है। दूसरा, एसएससी बार बार एक चीज डायरेक्शन में ऐड कर रही है कि फोटो से फोटो ना खींचें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइव फोटो का मतलब यह है कि फोटो लो और उससे लाइव कर दो। नहीं भाई, आपको खुद अपना फोटो खींचना है। ये नहीं करना है कि आप फोटो लो अपना और उसका फोटो खींच के डाल दो, नहीं, फोटो का फोटो नहीं खींचना है, अपना खुद का फोटो खींचना है। एसएससी ने ये बात स्पेशली इसमें मेंशन करी है। तो क्या क्या है, एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे लाइट अच्छी हो, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, एसएससी मेंशन करता है ये बात। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कैमरा है आई लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा आपको पोजीशन करना है डायरेक्टली फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, आगे देखना है। इंश्योर करना है कि फेस फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल आएगा लाल कलर का, उसके अंदर आपका पूरा फेस आ जाए, कटे नहीं। ऐसा नहीं हो कि ये इधर बाल आधे ऊपर निकल रहे हैं या कुछ है, पूरा फेस आपका उस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है, चश्मे नहीं पहनने हैं, स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने हैं, ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं, हेडफोन्स नहीं लगाने हैं, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। बाकी भाई जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो आपको जैसे सिग्नेचर आप करते हैं वैसे करें। सिग्नेचर बहुत छोटे साइज में ना करें, मतलब जो फोटो है ऐसा भी नहीं करते कि पूरे पेज पे सिग्नेचर भर दें, नॉर्मल सिग्नेचर करें, उस को फोटो को क्लिक करें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड सिग्नेचर इन जेपीईजी फॉर्मेट। पहली बात, पीडीएफ में नहीं करना है, किस में करना है, जेपीईजी फॉर्मेट में, यानी फोटो के फॉर्मेट में। साइज फोटो का होना चाहिए 10 से 20 KB। जो इमेज की डायमेंशंस हैं, जो साइज है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर तो विड्थ होनी चाहिए, यानी कि उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई इतनी तो हाइट थोड़ी सी इतनी। ऐसे शेप का थोड़ा सा वो बन के आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत छोटे या ब्लर्ड जो होंगे उनको वो रिजेक्ट कर देंगे। बाकी मेरे भाई, अगर आपको कंप्लीट तरीके से तैयारी करनी है इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश वीओडी बैच में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फिजिकल क्या होता है, मैंने हर एक चीज़ बता दी है। लेकिन लास्ट में जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका एग्जाम क्लियर करना दिलाएगा। अगर एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आज ही और अभी एनरोल करें इंग्लिश वीओडी बैच में। हाईली रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, आज अभी आप एमटीएस की बात कर रहे हैं, कल को आप सीजीएल की बात करोगे, हर एक एग्जाम के लिए इंग्लिश का कंप्लीट समाधान है इंग्लिश वीओडी बैच। और इसके साथ में मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर किताब से पढ़ना चाहते हैं, किताब से तैयारी, तो ये है आपकी इंग्लिश रामबाण, जरूर मंगा लें। आज के आज ऑर्डर कर दें, तुरंत के तुरंत मंगा लें। बाकी मेरे भाई, ये है वोकैब संजीवनी, ये है वोकैब की प्रैक्टिस बुक, ये भी आपकी किताबें बहुत अच्छी हैं। आप इनमें से जो भी किताब मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। सारी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है।
बाकी मेरे भाई अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जरूर जुड़े वहाँ पे। वो कैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ये दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, आप वहाँ पे जुड़ें। इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर हमने बहुत सारी ई बुक्स आपके लिए प्रोवाइड करी हैं, बहुत सारे आपके क्विजेज वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत कुछ मिलता है आपको। आपकी तैयारी को नई उड़ान देने के लिए हमने ये सारी चीज़ें शुरू कर रखी हैं। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाना। अगर आपको दिक्कत है इंग्लिश के बेसिक्स में तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, बता देता हूं कि मेरे भाई एक वीडियो आपको देखनी है और आपकी इंग्लिश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के बल पे आप इंग्लिश कंप्लीट तरीके से समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। कौन सी वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप रैंकर्स गुरुकुल चैनल को खोलते हो, वीडियोज के सेक्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक वीडियो है कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इसे नहीं देखा तो क्या देखा, इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वो कैब वंडर्स पे, आप वहां से देख सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई ये वीडियो लगभग 11 घंटे 36 मिनट की है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगेगा, आपकी इंग्लिश की जो समझ है, आपकी जो इंग्लिश को समझने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी मेरे भाई, ठीक है, कई गुना आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि ये वीडियो आप लोगों को सभी को जरूर देखनी है। हाईली रिकमेंड करता हूं मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए। बाकी आज के लिए और अभी की इस वीडियो के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।